केवल थम्स अप दिखाना, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। क्लास थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि 6:45 से शेड्यूल थी और आने जाने में ट्रेवलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से थोड़ा लेट हुई। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आज कॉम्प्रहेंशन की आखिरी क्लास है। आज के बाद आपके बैच में मुलाकात नहीं होगी क्योंकि जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग की क्लास पहले ही समाप्त हो चुकी है। कॉम्प्रहेंशन में हमने एजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन पढ़ लिया है, कोर्स ऑफ एक्शन भी पढ़ लिया था, प्लस कुछ प्रश्नों की हमने प्रैक्टिस भी करा दी थी। और आज चूंकि लास्ट क्लास है तो आपको मैं एक बात और मेंशन कर दूं। एक दिन पिछली क्लास में कोई स्टूडेंट है, वो कमेंट कर रहा था कि सर प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रहेंशन करवाए जाएं। तो मैं आपको एक छोटा सा जानकारी दे दूं। जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो ना, जो बड़ा एक्सपर्ट होता है एम्स वगैरह का, एमडी मेडिसिन या डीएम गैस्ट्रो, तो अगर आप उससे कहते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये वाली दवा नहीं, ये वाली दवा दीजिए, तो फिर आपका इलाज कैसे होगा? क्योंकि जो डॉक्टर है वो आपका इलाज करेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं, मर्ज के अकॉर्डिंग। मर्ज आज के टाइम में ये है बीमारी, कॉम्प्रहेंशन को लेकर के अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। मैं पहले भी क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जो कॉम्प्रहेंशन प्रीवियस ईयर के हैं उसके आंसर भी मार्केट में मौजूद है। मेरी बात ध्यान सुनना। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ऑथेंटिक कहीं से कॉम्प्रहेंशन मिलेगा नहीं। जो मिलेगा उसके ऑप्शन ऑथेंटिक नहीं होंगे, ऑप्शन ऑथेंटिक होंगे तो आंसर ऑथेंटिक नहीं होगा। तो एक ही मात्र मार्ग बचता है कि कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस के लिए हम प्रीवियस ईयर पर आधारित। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अवधारणा से संबंधित होंगे, निष्कर्ष से संबंधित होंगे, तर्क से संबंधित होंगे। अब वो आप ऑलरेडी पूरा फॉर्मेट आप सीख चुके हो, तो प्रीवियस ईयर इस मात्र कारण से मैं नहीं करवा रहा क्योंकि आपका भला हो। फिर भी आप में से कुछ लोगों ने कसम खा रखी है कि हम अपना भला नहीं होने देंगे, तो उनके लिए उपाय है। 2018, 19 और 20 3 साल के प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों का, जिसमें बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और कॉम्प्रहेंशन, ये सारे प्रश्न मेरे द्वारा ही कराए गए हैं। आप उसे देख सकते हो, आप मार्केट से किसी बुक से देख सकते हो, आप गूगल से देख सकते हो। और फिर भी अगर आप कॉम्प्रहेंशन को हल करते हुए बस आप चाहते हो कि बी ना हुआ, सी ना हुआ, डी हो गया, तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन मेरा चूंकि मैं आपका टीचर हूं, आपका वेलविशर हूं, तो मैं आपको वो ट्रेंड सिखाऊंगा जिससे आपका भला हो। और आपका भला इसी में है, जो आपने सीखा है वो बेहतर था। दूसरा, अब जो हम कुछ प्रश्नों पे प्रैक्टिस और कर लेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। यही दो रास्ते हैं हमारे पास। बेटा सीसेट के अंशु विश्वकर्मा, बेटा सीसेट की बुक के लिए ऑलरेडी बात हो चुकी है मैनेजमेंट से। मे भी शायद वो इंग्लिश मीडियम में प्रीवियस ईयर की आ भी चुकी है,
हिंदी माध्यम में भी आ जाएगी। लेकिन आप चिंता ना करो, पर फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं ज़रूर इस मुद्दे पे डिस्कस करूँगा कि अगर इंग्लिश में आई है तो हिंदी में भी ट्रांसलेट होके आ जाए, और नहीं आएगी ज़रूर, श्योर आएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीसेट एक बड़ा टास्क है, और यूपीएससी को क्वालीफाई करने के लिए पहले सीसेट क्वालीफाई करेंगे, तभी प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा, और उसके बाद भी जिसका एप्टीट्यूड बेहतर होगा वो बेहतर करेगा। तो अब हम सीधा आपको प्रश्नों की दुनिया में लेके चलते हैं। कुछ प्रश्नों पे हम लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हकीकत है कि वही क्लास आखिरी क्लास होनी थी, लेकिन आप में से बहुत विद्यार्थियों ने कमेंट में लिखा कि सर हम चाहते हैं क्लास और हो, है ना? नहीं तो आखिरी क्लास हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने आज की क्लास को फिर शेड्यूल कराया। तो अब हम आपको ले चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में, और आपसे आशा करेंगे कि आप प्रश्नों को उसी मनोयोग से पढ़ेंगे जैसा हम लोगों ने सीखा था। ठीक है? इस प्रश्न को देखिए। लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है कॉम्प्रिहेंशन। ये तो ऐप पे आपके अपलोड हो जाएगा, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो, जितनी ताकत हो उतनी लगा के पढ़ो। एक लिख रहा है कब तक होगी ये क्लास सर? बस आज होगी, आज के बाद आखिरी है। ये रहा बेटा क्वेश्चन।
देखो बच्चा, मैंने आपके सामने पीपीटी शो कर दिया था, आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया था, फिर आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया, है ना? अब सवाल ये है कि जो जिस मनोयोग से पढ़ा होगा उस मनोयोग तो पहुंचेगा। अब मैं आपके साथ साथ पढ़ता हूं और आप पढ़ने में कोई जल्दबाजी, मेरी बात सुनो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। जब किसी मकान की बुनियाद बनती है ना तो समय लगता है। आप मेरा यकीन करो, अगर कॉम्प्रिहेंशन सीखना है और स्टार्टिंग में किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में 5-10 मिनट भी जा रहे हैं तो जाने दो, समझना सीखो। जब आपके दिमाग को, आपकी आंखों को आदत हो जाएगी चीजों को तेजी से पढ़ने की और तेजी से समझने की, तो आदत एग्जाम में भी काम आएगी। और आदत ही नहीं होगी तो कैसे काम आएगी? तो आदत होना बड़ा जरूरी है। और आदत के बारे में कहते हैं, जिस चीज की आदत जिसको पड़ जाती है फिर वो रहेगी रहेगी, है ना? प्रैक्टिस, जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना होता जाएगा। जैसे मैं बताऊं, जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, तो 12th में पढ़ते थे, तो वार्डन ने अनाउंस किया कि कोई भी बच्चा रात में 1 बजे के पहले नहीं सोएगा और हर कोई 5 बजे उठ जाएगा और अपने दरवाजे के बगल में लगी हुई खिड़की खोल के रखेगा, जिससे वार्डन वहां गलियारे से गुजरेंगे तो देख सकें कि कौन सोया है कौन पढ़ा है। अब एक उसमें बाबा टाइप का लड़का था, वो पढ़ता नहीं था, उसको नींद बहुत आती थी। फिर उसने एक फार्मूला निकाला कि दीवार साइड में टेबल लगा लेता था, चेयर पे बैठ जाता था, अब पीछे से ही वार्डन निकलेंगे और ऐसे सीधे होकर के सोने की उसने प्रैक्टिस की। वो सीधे होकर सोता था और खास बात ये थी कि उसने ऐसी प्रैक्टिस कर रखी थी कि हर 10 मिनट बाद सोते सोते में भी उसका हाथ पेज पलट देता था। वार्डन 2-4 दिन चक्कर काटे, देखिए कि एक लड़का है सारी रात पढ़ता है, तो उन्होंने लगा कि हो सकता है कुर्सी बैठ के सो गया हो, लेकिन उसने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी, वो ऐसे सो रहा रहता था और 15 मिनट बाद एक पेज ऐसे उसका हाथ पलट देता था। सोचो, प्रैक्टिस की भी अपने अपने एग्जाम्पल हैं, अपनी अपनी दुनिया है। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको अभी, ये प्रश्न था, अब जब आप इसको पढ़ो ना तो उस लेवल तक पढ़ो, उस लेवल तक सोचो, सोचोगे तो अच्छा होगा। देखो, कह रहा है किसी चीज, आचरण, व्यवहार या किसी कृति को अच्छा बुरा सराहने लायक या उपेक्षणीय मानने के पीछे आमतौर पर एक निजी पसंद या नापसंद की भूमिका होती है। तिवारी सर अच्छे पढ़ाते हैं, ये आपकी निजी पसंद का मामला हो सकता है। तिवारी सर खराब पढ़ाते हैं, ये भी आपकी निजी पसंद का मामला हो सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति बुरा है, ये चीजें अच्छी हैं, कोई फिल्म अच्छी है, कोई फिल्म खराब है, या कोई किसी का स्टेटमेंट खराब है या अच्छा है, ये बिल्कुल निजी पसंद का मामला है। वही ये कह रहा है। रुचि का प्रश्न मुख्य तौर पर आत्मनिष्ठ समझा जाता है। रुचि जो होती है आत्मनिष्ठ होती है, रुचि जो होती है हमारे अंदर से निकलती है। किसी चीज में रुचिकर होना वो हमारे अंदर होता है, वही है आत्मनिष्ठ होना। लेकिन अपनी पसंद व्यक्त करते समय हम यह उपेक्षा रखते हैं कि दूसरे भी हमारी इस परख में सहभागी हों। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, है ना, कि मान लिया अपने मम्मी पापा से कहा कि ए पापा वो बहुत अच्छी है, या मम्मी पापा के बीच कहा वो बहुत अच्छा है। अब आप पसंद करते हो ना चुप चुप के, जरूरी थोड़ी है कि मम्मी पापा को भी पसंद आए, लेकिन आप ऐसी उम्मीद करते हो, चूंकि आपकी पसंद का विषय है, आपकी रुचि का है, वो आत्मनिष्ठ है, तो आप ये चाहते हो कि अन्य लोग भी उसमें सराहें। दिस इज ह्यूमन नेचर। वही बात हो रही है यहां पे, हमारी इस परख में सहभागी हो। इस तरह हम अपनी आत्मनिष्ठता को वस्तुनिष्ठता में बदलना चाहते हैं। किसी फैशन को अपनाना अभिरुचि का ही एक हिस्सा है। फैशन के जरिए दैनंदिन जीवन, दैनंदिन मतलब डेली जीवन में साधारण लोग यह हासिल कर सकते हैं, जिसे कांट ने अभिरुचि का अंतर विरोध करार दिया था। फैशन एक साथ किसी एक क्षण में सामाजिक रूप से स्वीकार्य शैलीगत प्राथमिकता के व्यक्ति होने के साथ साथ एक निजी वक्तव्य भी है। क्योंकि वह नकल होने के साथ अपनी विशिष्टता का बयान भी है, इसलिए वह इस अंतर विरोध को सफलतापूर्वक व्यक्त कर पाता है। ठीक है। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन से सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? रुचि का निर्माण नितांत वैयक्तिक मसला है। किसी फैशन को अपनाना सामुदायिक पहचान को दर्शाता। रुचि का निर्माण वैयक्तिक मसला है। बिल्कुल, रुचि का निर्माण एक वैयक्तिक मसला है, ये आपने सीखा ही है।
किसी फैशन को अपनाना सामुदायिक पहचान को दर्शाता है। फैशन को अपनाना सामुदायिक पहचान को दर्शाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी फैशन को अपनाते हैं, तो जो समुदाय और देश होता है, देश और समुदाय, फैशन क्या है? फैशन एक ट्रेंड है, ट्रेंड से आता है, तो सामुदायिक पहचान को भी दर्शाता है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ ऑप्शन सी आर द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, ये प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न। क्वेश्चन देखिए, हाँ आज मेरी आखिरी क्लास है आपके बैच में। आपके बैच में मेरी आखिरी क्लास है। ऊर्ध्वगामिता का मतलब होता है कि ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ऊर्ध्वगामिता का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर। अभिरुचि का मानक हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ रिस कर पहुंचता है। इसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, चाहे रहन सहन की कोई शैली हो, खान पान हो या फैशन, सबसे पहले उसका चलन समाज के ऊपरी परतों में होता है। इस धारणा के दो मतलब हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला, निचले तबके ऊपरी तबकों के स्टाइल की नकल करते हैं और उनकी कोई अलग विशिष्ट अभिरुचि नहीं होती।
जब तक उच्च वर्गों का फैशन निचले वर्गों तक आ पाता है, तब तक उच्च वर्ग किसी और फैशन को अपना लेते हैं। दूसरा, बावजूद इसके कि अभिरुचि का सफर ऊपर से नीचे होता है और ऊपर व नीचे के बीच समय का अंतराल भी दिखता है, पर कुल मिला के यह तथ्य ऊपरी परत और निचली परत की अभिरुचियों के एक समान होने का प्रमाण भी है। सामाजिक अनुकरण की यह प्रक्रिया एक तो मांग पर आधारित है, दूसरे ऊर्ध्वगामिता की इच्छा भी इसकी चालक शक्ति के तौर पे काम करती है। ऊर्ध्वगामिता का मतलब होता है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है। उपरोक्त परिच्छेद का निहितार्थ क्या है, मतलब जो इंक्लूड है, मतलब उसके अंदर समाहित है। कहता है अभिरुचियों में स्तरीकरण नहीं होता, अभिजात्यों की अभिरुचि श्रेष्ठ होती है ना, अभिरुचि नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकती है। वर्ग अंतराल का अभिरुचि निर्माण से प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बच्चा यूट्यूब पे मेरी जो भी क्लासेस होती हैं वो केजीएस के प्लेटफॉर्म पे ही होती हैं, खान ग्लोबल स्टडी के प्लेटफॉर्म पे। मैं पर्सनली कहीं कहीं कोई क्लास नहीं लेता हूँ, ना ही किसी संस्थान में। मैं केवल खान ग्लोबल स्टडीज में हूँ एट प्रेजेंट। यहीं पढ़ाता हूँ, यहीं क्लास लेता हूँ। जो फ्री वीडियोस आते हैं इसी के उस पे आएंगे, प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद भी पैरा आएगा। इसके बाद पैरा में ये दो लाइन है।
अब आप प्रश्न पे आ जाइए। ये है पहला प्रश्न, यहां से दो प्रश्न हैं। बच्चा, अब प्रयागराज में तो कोचिंग संस्थान से ही लाइव होते थे, अब मैं दिल्ली से लाइव हूं आज। अब क्लास दिल्ली से चल रही है आपकी। प्रश्न नंबर 28 हो गया। एक प्रश्न और है इसी कॉम्प्रेंशन से। अब की बार दो प्रश्न है कॉम्प्रेंशन से, बड़ा कॉम्प्रेंशन था, दो प्रश्न लिया मैंने। मेरे ख्याल से सबने अपने अपने आंसर दे दिए। अब नंबर मेरा है। प्रश्न में कहता है, गरीब तथा दलित बच्चों को धनी घरानों के बच्चों के साथ पढ़ाने के कुछ मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक परिणाम होंगे। वर्तमान में देश के अधिकांश पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्थिक दृष्टि से समर्थ माँ बाप समाज के उस दायरे में रहते हैं जिसे अंग्रेजी ने बांधा है। उनके जीवन और व्यक्तित्व को अंग्रेजी ने सजाया है और इस साज सज्जा में देसी भाषा व आचार विचार नितांत निचला स्थान ही पा सकते हैं। अंग्रेजी वह चर्बी है जो इस वर्ग के वैचारिक खोखलेपन को ढांपती है। इस वर्ग के बच्चों के साथ थोड़े से दलितों और जनजातियों के बच्चों का साहचर्य इन दूसरे बच्चों में अत्यंत विषम मन स्थितियों को जन्म देगा। भाषा के संकट से आरंभ होकर आर्थिक दूरी पर निर्भर स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, मानसिक क्रियाशीलता आदि सभी में ऐसी खलबली मचेगी जिसमें गरीब बच्चों का व्यक्तित्व पूरी तरह से डगमगा जाएगा। संभलने का एकमात्र साधन उसके पास यह शेष रहेगा कि वह अपने बहुसंख्यक सहपाठियों की जीवन रीत को आदर्श मानकर अपना ले। यह साधन उसके अस्तित्व को तत्कालिक सुरक्षा भले ही प्रदान कर दे, किंतु इसे पाने के लिए उसे अपने संपूर्ण अहम मनोबल और आत्मविश्वास को बलि देनी होगी। यह बड़ा टेक्निकल टाइप का है। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अंग्रेजी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर हावी है। अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ पढ़ाना खतरनाक है। पिछड़ी पृष्ठभूमि के बच्चों का पब्लिक स्कूलों में असंगत विकास होता है। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही देनी चाहिए। अंग्रेजी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे हावी है। ऐसा नहीं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था बहुत बड़ी है। हम आप जो पढ़ रहे हैं हम लोग भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के हिस्से में हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अब सवाल है कि असंगत विकास इसलिए होता है बेटा कि अगर उन्हें मान लिया गवर्नमेंट प्रेशर लेकर के डाल भी दे इंग्लिश पब्लिक स्कूलों में, तो वहाँ एक अलग टाइप का कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, डिबेट्स होते रहते हैं, एक अलग टाइप का माहौल होता है। तो कहीं न कहीं बच्चों की मानसिकता पे ये फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आपको याद होगा कि जो अच्छी स्कूल होते हैं, वहाँ एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? सबका ड्रेस एक जैसा होगा, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। कई अच्छे स्कूलों को मैं जानता हूँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन लोग अपनी गाड़ियों से नहीं कर सकते। जो स्कूल की गाड़ी है उसी से आए जाएँगे अपने घर में, यानी सब एक साथ आएँगे, है ना? खाने का सबका एक अलग सिस्टम होगा क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, उसकी मानसिकता पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अगर उसको थोड़ी-सी तुलनात्मक तौर पे ऊपर-नीचे दिखेगा ना, तो ये सवाल पैदा होता है। कई आप छोटे बच्चों को देखेंगे, वो बेचारे चूँकि बच्चे हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि मेरे पापा की इनकम कम है या मम्मी की इनकम कम है परिवार की, बट उनको लगता है कि ये उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, है ना? और जो ये भावना होती है धीरे-धीरे जब वो छोटे होते हैं ना, उसी समय तो एटीट्यूड का निर्माण होता है। आपने पढ़ा ही होगा अभिरुचि जो होता है उसका निर्माण कब होता है? अवृत्ति का, वहीं से होता है। तो अभिरुचि, अभिवृत्ति दोनों बड़ी प्रभावित होती हैं बचपन में। इसी वजह से असंगत विकास होता है। एक ने लिखा है सर डी क्यों नहीं होना होगा? तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष ये नहीं निकलना, ये तो आदेश हो गया ना, एडवाइस। हु आर यू? आर यू एडवाइजर? कौन हो आप? एडवाइजर हो फिर तो। ये तो अगर आपसे पूछता कि उपरोक्त परिच्छेद को पढ़ने के बाद कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त सलाह हो सकती है? एडवाइजरी, है ना? कुछ लोगों को एडवाइजरी करने की आदत होती है। उस कंडीशन में आप एडवाइस करेंगे कि मातृभाषा में देनी चाहिए। और मातृभाषा का, और यहाँ मातृभाषा शब्द का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो एक अलग कल्चर की बात हो रही है ना, मातृभाषा का सवाल ही नहीं पैदा होता। अंग्रेजी भाषा को लेकर उपरोक्त परिच्छेद की क्या धारणा? यह मात्र एक माध्यम है, यह एक वर्ग है, यह शोषण का उपकरण है, यह ताज्य है। यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। ये वाला देखिए, पटना जल्दी ही क्लास शेड्यूल होगी बच्चा। ऑलरेडी चूंकि काफी टाइम से बात चल रही है प्लानिंग, तो यहाँ दिल्ली में चूंकि अभी करोल बाग और वजीराबाद चल ही रही है क्लासेस, करोल बाग में भी चलेगी। पटना जल्दी ही आएंगे और मेरा प्लान है कि फरवरी में हम लोग पटना जरूर मिलें। पटना में क्लासेस होंगी सी साइड की और मेरे से ही शुरुआत होगी। बट ये है कि डेट पे लेके थोड़ा सा अभी अदर सब्जेक्ट को लेके थोड़ा सा जैसे वो शेड्यूल होगा तो अनाउंस होगा तो ऐप पे आ भी जाएगा। पटना में कब से क्लास होगी ऐप पे अनाउंस हो जाएगा। लगभग 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले सबको पता होगा कि पटना में क्लास होगी।
हमारे ख्याल से सबने खूब अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये है प्रश्न। ठीक है। अनुभव और पाठ। अनुभव और पाठ का द्वंद्व वास्तव में दो दर्शनों का द्वंद्व है। दर्शन मतलब होता है फिलॉसफी। अनुभव की गरिमा तभी स्वीकारी जा सकती है जब व्यक्ति की गरिमा दी जाए। जिस समाज में व्यक्ति के लिए गरिमा क्या, करुणा की भी गुंजाइश ना हो, वहां अनुभव की स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती। अनुभव का समूह से विरोध नहीं है। अनुभव का समूह से विरोध नहीं है, किंतु सामान्यत्व से है। जिस समाज में व्यक्ति के अनुभव को संदेह की निगाह से देखा जाता हो और आशा की जाती हो कि वह सर्व स्वीकृत अनुभव या विधानों के धरातल पर ही जिएगा, वहां अनुभव के एक शैक्षिक मूल्य के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। ऐसे समाज में शिक्षा का जीवन यापन से संबंध स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा जीवन के स्थान पर सदियों से किए जा रहे अनुभवों की निचोड़ या सामान्य अनुभवों की सैद्धांतिक व्याख्या से संबंधित रहेगी। वह समाज के स्थापित मूल्यों का पोषण करती रहेगी और परिवर्तनकारी शक्तियों के साथ न हो सकेगी। याद रखना, यहाँ समाज के अनुभव पे बात की जा रही है। शिक्षा उसका एक चरण है, हिस्सा है। यहाँ शिक्षा बात नहीं हो रही है। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। इस परिच्छेद से निकलने वाला मूला भाव क्या है? प्रत्यक्ष का ज्ञान शिक्षा का अनिवार्य तत्व है। वर्तमान समाज अनुभव को महत्व नहीं देता। शिक्षा को जीवन यापन से जुड़ा होना चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान शिक्षा को गतिहीन बना रहा। प्रत्यक्ष का ज्ञान शिक्षा का अनिवार्य तत्व है, ये बातें नहीं चर्चा की गई हैं। वर्तमान समाज अनुभव को महत्व नहीं देता, ऐसा भी बहुत डिटेल पे स्पष्टीकरण नहीं है। शिक्षा को जीवन यापन से जुड़ा होना चाहिए, ये बात है, लेकिन यहां नहीं कही गई है। सैद्धांतिक ज्ञान शिक्षा को गतिहीन बना रहा है, ये बात कही गई है। कोई बात नहीं बेटा, गलत सही से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बड़ा ताजुब होता है कि जो विद्यार्थी कक्षा 1 से लेकर 12th तक, ग्रेजुएशन तक ठीक से पढ़े ही नहीं। आप बता दूं कि हमारे देश में आज भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तक अच्छी शिक्षा उनको मिल ही नहीं पाई। अब सवाल है अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिली? क्योंकि स्कूल कॉलेज में जब अच्छी क्लासेस नहीं हुई तो उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं। बस पढ़ाई जो अपनी थी ना, वो केवल परीक्षा को डिग्री लेने की पढ़ाई थी, तो डिग्री के लिए पढ़ते थे, कभी ज्ञान का तो अर्जन ही नहीं किया। अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अब आप उस फील्ड में आ गए हो जहां बड़े बड़े धुरंधर लड़ते हैं, तो कई बार आप सीखोगे कैसे? जैसे आपने समझ लिया, पढ़ लिया, और आप बार बार आपसे गलतियां हो रही, तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार कहां गलती कर रहा हूं, है ना? तो गलतियों से घबराने की जरूरत नहीं, जो गलतियां करेगा वही शिखर पे जाएगा।
कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी महान व्यक्ति स्वयं प्रयोग करके ही वहां तक पहुंचता है, और जो स्वयं प्रयोग करेगा उससे गलती होगी। इसलिए गलतियों से मत घबराया करें। मैं देखता हूं जैसे किसी का आंसर गलत हो जाता है तो लोग बड़ा गिल्टी फील करने लगते हैं अपने कमेंट में, और उनके साथ जो दो चार और खलीफा होते हैं वो उसी पे कमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं देखता हूं लोग बड़ा नेगेटिव सा हो जाते हैं, उनको लगता है यार मैं तीर नहीं चला पाया। मेरी क्लास में आपका तीर चले न चले क्या फर्क पड़ता है? जैसे मम्मी के पापा के सामने आप क्या तीर चलाओगे? उन्होंने तो बचपन में जब आपका जन्म हुआ था बिना कपड़े के घूमते थे, मिट्टी में खेलते थे, है ना? नाक से पानी गिरता रहता था, तब से वो आपको जानते हैं, उनके सामने क्या तीर चलाओगे? मैं आपका टीचर हूं। ऐसा नहीं है क्लास में पढ़ते पढ़ाते ठीक है आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन कमेंट तो सामने होते हैं ना। तो हमें हम लोगों को ये अनुभव है, तो हमारे सामने तीर चलाने की जरूरत नहीं। हम आपके साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे आपके मम्मी पापा। मम्मी पापा भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, पूरी केजीएस टीम खड़ी है। तो हमारा काम है आपको उस योग्य बनाना कि उस प्रतियोगिता में आप तीर चला सकें। तो अगर यहाँ एक दो तीर दाएं बाएं भी हो जाए तो घबराया मत करो, नेगेटिव मत हुआ करो। दिखता हूं लोग तुरंत नेगेटिव होने लगते हैं कि मेरा गलत हो गया, तब तक ये कहेगा तेरा गलत हो गया, गलत हो गया, है ना? धैर्य बनाए रखो। चलिए आज हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, हिंद स्वराज, इसको पढ़िए। अच्छा शायद बेटा ये हम लोग कर चुके हैं, सॉरी, ये वाला हम लोग कर चुके हैं। ये पढ़ो। कोई नहीं, क्वेश्चन बदल दिया, आंदोलन कम करके पहले ये पढ़ो जो सामने है। कोई बात नहीं, मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा कि पिछली क्लास चलवाएं। चलेगी पिछली क्लास।
पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा बच्चा, करवा दूंगा, डोंट वरी। चलिए बच्चा, मैं देखता हूं। जो हमें पानी पिलाए उसे हम अच्छा भोजन कराएं। समझ गए? आपने 10 दिया, मैंने आपको 20 दिया। जो हमारे सामने सिर नवाए उसे हम उमंग से दंडवत प्रणाम करें। जो हमारे लिए 1 पैसा खर्च करे उसका हम मोहरों की कीमत का काम कर दें। जो हमारे प्राण बचाए उसका दुख दूर करने के लिए हम अपने प्राणों का न्यौछावर कर दें। जो हमारा उपकार करे उसका हमें मन, वचन और कर्म से 10 गुना उपकार करना चाहिए। लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसी का है जो अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करता है। दरअसल इस पूरे मैसेज का जो सार है यही लास्ट के 2 लाइन में है। आप देख लीजिए। भाई किसी ने 2 पैसा दिया, आप 4 दे दो, है ना? कोई आपके एंगेजमेंट में है, आप उसके एंगेजमेंट, शादी और बच्चे के जन्म पे भी चले जाओ। मतलब अधिक से अधिक करना। किसी ने कभी आपको 1 समोसे खिलाए हैं, आप कभी उसको मिलो तो समोसे के साथ पकौड़े, पकौड़े के साथ गुलाब जामुन फ्री में कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री में कर दो। कहने का मतलब सौहार्दपूर्ण जीवन मतलब ये हुआ कि अगर कोई, जैसे कहते हैं ना, एक होता है कृतज्ञ होना, एक होता है कृतज्ञ होना। तो कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। अगर किसी ने आपके लिए किया है तो आप उसके लिए सोचें। ये प्रकृति का नियम है, रूल ऑफ द नेचर। इसके बाद जो मेन लाइन है वो तो सब ठीक है, आप अच्छे वाले के साथ अच्छा कर रहे हो। सवाल ये नहीं कि अच्छे वाले के साथ अच्छा, अच्छे वाले के साथ तो अच्छा हो ही रहा है। ये कह रहा है लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसका है जो अपकार करने वाले, अपकार मतलब जो आपका कभी बुरा कर दे, है ना? आप नेगेटिव बोल दे, कुछ बुरा बोल दे, उसके लिए भी अगर आप उपकार की भावना रखते हैं तो ये सार्थकता है। इस पूरे पैराग्राफ का लास्ट कंक्लूजन यही है। अब उपरोक्त परिच्छेद का लेखक लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? लोगों को सम्मान देना, सद्भावना पूर्वक जीवन जीना, बुराई से दूर रहना, विनम्र होना। बुराई से दूर रहना ये कोई मतलब, लोगों को सम्मान देना ये भी मतलब नहीं। अब 2 बात बचती है, बी और डी। विनम्र होना नहीं, सद्भावना पूर्वक जीना। सद्भावना पूर्वक मतलब होता है सद्भाव का होना। और सद्भाव क्या कहता है? सद्भाव क्या करेगा? जो हमारा उपकार भी किया उसका भी हम क्या करेंगे? उपकार करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी फॉर ब्लॉक। एक बच्चा लिख रहा है बी फॉर ब्लॉक। एक हम लोग मार्क्स से रिलेटेड समझ पढ़ते हैं ये।
हमारे ख्याल से अब आपने पढ़ लिया होगा। ये है प्रश्न। ये है प्रश्न। कहता है, मार्क्स का यह दावा करने की स्थिति में मार्क्स यह दावा करने की स्थिति में शायद ही थे कि उत्पादन के साधनों के त्वरित विकास के लिए पूंजीवाद की तुलना में समाजवाद श्रेष्ठ है। मार्क्स यह दावा करने की स्थिति में शायद ही थे कि साधनों के त्वरित विकास के लिए पूंजीवाद की तुलना में समाजवाद श्रेष्ठ है। यह दावा उस दौर का है जब दोनों विश्व युद्धों के बीच के वर्षों में पूंजीवाद का मुकाबला सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं से हुआ। वास्तव में मार्क्सवाद का यह दावा यह नहीं था कि उत्पादन के साधनों की पूरी क्षमता को विकसित करने में पूंजीवाद अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया है। उनका मानना यह था कि पूंजीवादी विकास की अनवरुद्ध लय समय समय पर अति उत्पादन का संकट पैदा करती रहती है, जो देर सवेर अर्थव्यवस्था के संचालन से मेल नहीं खाता। और यह अति उत्पादन ऐसे सामाजिक संघर्षों को जन्म देता है जिनसे यह उबर नहीं सकता। अपने स्वभाव के चलते ही पूंजीवाद सामाजिक उत्पादन के बाद अर्थव्यवस्था को अनुशासित कर सकने में अक्षम होता है। पूंजीवाद के बारे में लेखक की धारणा क्या है? ध्यान देना, धारणा। पूंजीवाद विषमता उत्पन्न कर, पूंजीवाद का अंत निकट है। पूंजीवाद समाज से बेहतर है, ये भी गलत। अब बचा ए और सी। पूंजीवाद संघर्ष को बढ़ाता है, पूंजीवाद विषमता उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पढ़ो, ये बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है। हाँ, पूजा एक लाइन में लिखा था स्ट्रगल को बढ़ा रहा, आई एग्री विद यू। आपने नोटिस किया होगा कि ये दो ऑप्शन मैंने लास्ट तक बचा के रखे, जो दो एलिमिनेट हो रहे थे उनको एलिमिनेट किया, फिर दोनों में देखा जाता है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। यही टेक्निक एग्जाम में यूज करना। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन पे गए, तो मेरा यकीन करो अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो दो ऑप्शन तो आपके तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेंगे दो। उसके लिए आपको पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उन दोनों ऑप्शन को दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है।
अब आप इसके प्रश्न पे आइए। जीवन के सुख दुख का प्रतिबिंब मनुष्य के मुखड़े पे सदैव तैरता रहता है, सही बात है, लेकिन उसे ढूंढ निकालने की दृष्टि केवल चित्रकार के पास होती है। आपको पता है, चित्रकार ऐसी सी एक पेंटिंग है, बड़ी मशहूर पेंटिंग है, जिसका नाम है मोनालिसा। सुना होगा आपने या पढ़ा होगा कभी। मोनालिसा के बारे में वो जो उसका चेहरे की बनावट है, जो भाव है, उस भाव को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या कर लेते हैं। वही बड़ी अच्छी दार्शनिक बात है ये। जीवन के सुख दुख का प्रतिबिंब मनुष्य के मुखड़े सदैव तरता रहता है, लेकिन उसे ढूंढ निकालने की दृष्टि केवल चित्रकार के पास होती है। वह भी एक चित्रकार था। भावना और वास्तविकता का एक अद्भुत सामंजस्य होता था उसके बनाए चित्रों में। एक बार उसके मन में आया कि ईसा मसीह का चित्र बनाया जाए। सोचते सोचते एक नया प्रसंग उभर आया। उसके मस्तिष्क में छोटे से ईसा को एक शैतान हंटर से मार रहा है, लेकिन न जाने क्यों ईसा का चित्र बन ही नहीं रहा था। चित्रकार की आंखों में ईसा की जो मूर्ति बनी थी उसका मानव रूप में दर्शन दुर्लभ था। बहुत खोजा, मगर वैसा तेजस्वी मुखड़ा उसे कहीं नहीं मिला। ठीक है। उपरोक्त परिच्छेद का निहितार्थ क्या है? निहितार्थ मतलब जो इंक्लूडेड हो। ईश्वर का चित्रण कठिन है, मानव का स्वरूप ईश्वरीय नहीं रह गया है, मानव ओजस्वी नहीं रहा। बी और सी तो तुरंत समाप्त हो गए। ईश्वर का चित्रण है, आदर्श की खोज कठिन है। अब इन दोनों में एक टकराव वाली स्थिति बनती है ना, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो। ईश्वर का चित्रण कठिन है, आदर्श की खोज कठिन है। ईश्वर का चित्रण कठिन है, यहां बात ईश्वर की नहीं है, बात ईश्वरत्व की नहीं है। पैरा में ईश्वरत्व की बात ही नहीं है। आदर्श की खोज कठिन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी जो आइडियोलॉजिकल थॉट था उसके दिमाग में, है ना, जो आदर्शवादी विचार था, उस आदर्शवादी विचार को मूर्त रूप देने में वो प्रयासरत था, पर नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे दिक्कत हो। तो आदर्श की खोज कठिन है। ठीक है। इसी के साथ आपका कॉम्प्रहेंशन एपिसोड समाप्त हुआ और पहली क्लास जनरल मेंटल एबिलिटी से शुरू हुई थी, कैलेंडर से। कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, अरेंजमेंट, पजल, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग सब होते हुए सफर तय करते करते हम लोग कॉम्प्रहेंशन की दुनिया में आए थे, बोध की दुनिया में। मैं ये बात जानता हूं कि मैंने बहुत प्रयास किया है, और हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस स्थिति में पहुंच गए हों कि अब कॉम्प्रहेंशन का भय नहीं रहेगा, वो फाइट करेंगे, फाइट करेंगे, ऑप्शन इलिमिनेट भी करेंगे, और लास्ट में कुछ लोग चॉइस भी कर लेंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि आप में से जो लोग निरंतर अभ्यास करेंगे वो शिखर तक जरूर जाएंगे। हर एक मूर्तिकार ये चाहता है कि जिस मूर्ति को बनाए वो उसकी कीमत संसार में सर्वाधिक हो। तो जितनी हिस्सा मेरी हिस्सेदारी थी आपको एक मूर्ति का रूप देने के लिए, जितनी जिम्मेदारी मेरे पास थी, उसमें मैंने अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास किया है। और मेरी इतनी क्लासेस में आपने ये महसूस भी किया होगा, पहली क्लास से आज तक की क्लास में, कि आपने बहुत कुछ सीखा है और जाना है। आशा करता हूं कि जब आप पेपर देंगे तो बहुत शानदार तरीके से देंगे और आप सफल भी होंगे। आपके सुखद और सफल भविष्य की कामना भी करता हूं।
अब रही बात 2025 के पेपर को लेके, 2026 को पेपर को लेकर के, स्ट्रेटजी को लेकर के, प्रीवियस ईयर को लेकर के, दिस इज द पॉलिसी ऑफ केजीएस आईएएस। तो हम लोग प्लान करते रहते हैं और जल्दी ही 2025 के सीसेट से कैसे बाहर निकले हैं, सीसेट में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब नया ट्रैक क्या चल रहा है, इस पे जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। और जब वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन भी जाएगा, तो वहां भी हम लाइव होंगे, वहां मुलाकात हो सकती है। आप क्वेश्चन लिखेंगे, हम आपकी बातों का जवाब भी देंगे। आशा करता हूं कि आपने बेहतरीन सीखा है और बेहतरीन सीखने का प्रयास भी किया होगा। एक बात हमेशा याद रखना, अभ्यास अभ्यास किसी व्यक्ति को महान बनाता है। एक दिन मैंने आपकी क्लास में कहा था कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से पूछा कि मैं तो आपका पुत्र हूं, तो फिर मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों नहीं हूं, सर्वश्रेष्ठ अर्जुन क्यों है? तो द्रोणाचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही कि अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ होने में मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मैंने तो शिक्षा सबको बराबर दिया था। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि तुम सब मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट हो गए, बैठ गए। अर्जुन ने मेरी दी हुई शिक्षा का दुर्ग बनाया, किला बनाया। कैसे बनाया? अभ्यास करके। मैं दिन में तीर चलाना सिखाता था, अर्जुन रात में भी तीर चलाते थे। तो अभ्यास का ये लेवल होना चाहिए। और जब अभ्यास का लेवल, मैंने बताया ना कि वो क्लास जो हॉस्टल में था, वो हर सोता रहता था, पर हर 15 मिनट बाद उसका हाथ पेज पलट देता था। सोचो उसके हाथ और दिमाग का क्या सीक्वेंस रहा होगा कि एक व्यक्ति सो रहा है, दिमाग सो रहा है ना, गहरी निद्रा में है, पर उसका हाथ हर 15 मिनट पे पेज को पलट देता था। ये बहुत दिन तक रिसर्च का विषय रहा हॉस्टल में। बाद में वार्डन को पता चला तो पूछे कैसे किया, उसने कहा सर अभ्यास किया मैंने कि मेरा हाथ हर 15 मिनट बाद पेज पलट देगा, और चेयर पे बैठ के सोता था। तो कई बार क्या होता है कि हम जितना बेहतर अभ्यास करते चले जाते हैं उतना हो जाते हैं। कई लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे उन्हें बुक्स मिलती है, बुक्स देखते ही उनको ये लगता है संसार उनका नष्ट हो गया। मैं कई बार अपने क्लास में कहता हूं कि एक बार एक विद्यार्थी का ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर लोग उसे बार बार एनेस्थीसिया दे रहे थे, बेहोश करने की दवा, पर वो बेहोश ही नहीं हो रहा था। तब तक वहां से मैं हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा, तो उसके मम्मी पापा मिल गए, बोले कि सर उसका आज ऑपरेशन है, वो बेहोश नहीं हो रहा। मैं गया, मैंने डॉक्टर को उपाय बताया। हमने कहा इसको सीसाइड की बुक दे दो, देखते ही बेहोश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे उन्होंने सीसाइड की किताब दिया, उसने सीसाइड देखा, बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद उसका ऑपरेशन हो गया। जस्ट ए जोक, क्योंकि लास्ट क्लास थी। तो हम मिलेंगे, फिर लाइव होंगे, और जब भी कार्यक्रम होगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो वहां भी हमारी बातचीत होगी। आशा करता हूं कि आप अपने सुखद भविष्य के लिए मेरे से ज्यादा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।